अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सिक्योर्ड लेंडिंग की, सिक्योर्ड लोन्स की अगर मैं बात करूं, तो सिक्योर्ड लोन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास कवर हो जाती हैं? सिक्योर्ड लोन के अंदर आपके फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो होम लोन आप ले सकते हैं। ये जो ईएमआई कल्चर है, अगर मैं आपसे, क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, कितनी ईएमआई आपके हिसाब से होनी चाहिए अगर हम मिडिल क्लास की बात करें? कितना झेल पाएगा वो इंसान? देखिए, मैं आपको अगर साइकोलॉजिकली बताऊं, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि आपका जो डेट बर्डन है, जो आपका ईएमआई बर्डन है, इट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ योर इनकम। मिस्टर साहौर, आप रिच माइंडसेट की बात करते हैं, ये कहाँ से आता है रिच माइंडसेट? क्या पुरानी पुश्तों ने हमें सिखाया, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस हुआ तब जाके आपको वो मिलेगा, या फिर मैं कुछ रियलिटी शोज देख लूँगा कि भाई इस पे बात कर लेते हैं, स्टार्टअप का शो है, इसको देख के मेरे में रिच माइंडसेट आ जाएगा? ठीक है, रिच माइंडसेट जो है ना, रिच माइंडसेट आपकी सोच से आता है। ठीक है, कहते हैं ना, जो सैलरीड लोग हैं उनको किस तरीके के लोन को स्किप करना चाहिए, यानी कि उन्हें लेना नहीं चाहिए? देखिए, मैं सैलरीड के लिए सबसे बुरा जो लोन मानता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं पे लाइफस्टाइल लोन्स है। जो भी लोग फर्स्ट बोरोवर्स हैं, जो पहली बार लोन लेते हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन ट्रैप में वो फंस जा रहा है? देखिए, जो भी फर्स्ट टाइम बोरोवर है, ठीक है, मेरा उनको हमेशा यही कहना होगा कि आप लोन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उस लोन को ज़रूरत के हिसाब से लें, राइट? अपने आप को ओवर लेवरेज आउट ना करें कहीं ना कहीं पे। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं फाइनेंस की सीरीज में अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। ये जो लोन होते हैं कितने तरीके के होते हैं, किस किस तरीके से इनकी प्रोसेस होती है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, हर तरीके से अगर कोई बिजनेस करता है उसको किस तरीके का लोन लेना चाहिए, अगर कोई फ्रीलांसिंग करता है उसको किस तरीके से लोन लेना चाहिए, लोन से रिलेटेड कितने मिथ हैं। तो ओवरऑल आज A to Z पॉडकास्ट है लोन के बारे में। कितने तरीके के लोन होते हैं, मेजरली हम इस बारे में बात करेंगे। टुडे वी हैव द फाउंडर ऑफ पिंगल कैपिटल, वी हैव मिस्टर अजय साहूर हियर, जिनसे आज बात करेंगे इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में और आज डीप डाइव करेंगे टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। Mr. Ajay Sahoor, thank you so much once again for coming to our studio. How are you? I'm great, Ayush, and thank you for calling me again. Thank you. It's wonderful connecting with you always. How are you now? Great, wonderful. Okay. आज हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा जानना है फाइनेंस में टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को शायद पता है कि लोन्स कितने तरीके के होते हैं, लेकिन अगर मैं एक एक्सपर्ट से जानना चाहूँ, कितने तरीके के लोन होते हैं? See, Ayush, there are 2 types of loans basically. One is called as a secured loan, one is called unsecured loan. Secured loan basically क्या होता है, जिसके अंदर आप कोई ना कोई एक चीज़ आप मॉर्गेज करते हैं। मॉर्गेज का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गोल्ड है आपके पास में, गोल्ड को अगर आप किसी बैंक के पास में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में मॉर्गेज करते हो तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, राइट, आप उसको मॉर्गेज करते हैं। इट्स बेसिकली सिक्योर्ड लोन इज आप कोई चीज़ गिरवी रख करके उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं, राइट? और एक तरीके के लोन होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन्स आर बेसिकली जहाँ पे आप कोई कोलैटरल आप नहीं देते हैं किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पर्सनल लोन कह लीजिए, राइट, बिजनेस लोन कह लीजिए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, वो भी अनसिक्योर्ड के अंदर आते हैं। क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें डेफिनेशन जो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की, इसकी कोई थिन लाइन है बहुत ज़्यादा, या बहुत ही डिफरेंट है दोनों चीज़ें? सी, थिन लाइन इसके अंदर सिर्फ एक ही है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, राइट, वो सिमिलर होती है। सिर्फ जो डिफरेंस होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के अंदर इज बेसिकली एनी थिंग दैट यू आर पुटिंग एज अ कोलैटरल, दैट्स इट। इंडिया बाकी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट दोनों लोन्स के अंदर सेम ही रहता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के अंदर। क्या रिस्क फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? 100%। जो अनसिक्योर्ड होता है उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है दैट इज बिट हाई, बिकॉज उसमें आपने कोई भी चीज आपने कोलैटरल नहीं दी है, तो जो चांसेस ऑफ डिफॉल्टिंग होते हैं एंड चांसेस ऑफ रिकवरिंग योर मनी, अगर मैं बात करूं बैंक्स या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहीं ना कहीं पे ज्यादा होते हैं। सिक्योर्ड के अंदर अगर आपने कोई, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है, या मान लीजिए अगर आपने गोल्ड कहीं मॉर्गेज किया है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं पे आप फिर वो लीन बैंक वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है एंड कैन रिकवर देयर मनी। ठीक है। सी, इंडिया में सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, इंडिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, इंडिया में फ्रीलांसर्स हैं। क्या ये जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की आपने डेफिनेशन बताई, हर इंसान के लिए सेम है, या किसी इंसान को ज़्यादा
सिक्योर्ड लेना चाहिए, किसी इंसान को ज्यादा अनसिक्योर्ड लेना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फंडिंग देखना चाह रहे हैं, राइट। अगर आप शॉर्ट टर्म फंड्स देखना चाह रहे हैं, राइट, तो आप डेफिनेटली अनसिक्योर्ड ले सकते हैं। बट मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि जो अनसिक्योर्ड फंडिंग होती है इट शुड ऑलवेज बी फॉर दी ब्रिज फंडिंग। ब्रिज फंडिंग का मतलब है जैसे मान लीजिए आप कोई एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके अंदर आपको कोई पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, तो आप अनसिक्योर्ड जा सकते हैं, राइट। अनसिक्योर्ड फंडिंग जो लोग देते हैं, जो मैंने देखा है स्पेशली फॉर दी सैलरीड पीपल, दे टेंड टू बाय लाइफस्टाइल थिंग्स, जो कि मुझे समझ में आता है दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू फॉर दी अनसिक्योर्ड, राइट। और जो मुझे समझ में आता है कि द बेस्ट थिंग इज वन शुड ऑलवेज गो फॉर अ सिक्योर्ड फंडिंग, राइट, जो आपके एसेट्स को कहीं ना कहीं पे आपका बढ़ाती हो। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सिक्योर्ड लेंडिंग की, सिक्योर्ड लोन्स की अगर मैं बात करूं, तो सिक्योर्ड लोन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास कवर हो जाती हैं? सिक्योर्ड लोन के अंदर आपके फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वो होम लोन आप ले सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास में एक लैंड है, उस पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिल सकता है। आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, उसको आप मॉर्गेज करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, राइट, तो आपको लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है, राइट। अगर मान लीजिए अगर आपका बिजनेस है, आपको इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर आपको OD/CC लिमिट्स वगैरह आपको चाहिए तो उसके अगेंस्ट भी आपको मिल सकती है, राइट। एंड आज की डेट में अंदर सिक्योर्ड फंडिंग के अंदर आपको बैंक्स और NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में, शेयर्स के अगेंस्ट में, गोल्ड के अगेंस्ट के अंदर भी आपको लोन ऑफर करते हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा ट्राई करती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सिक्योर्ड लोन ले? सीधे ऐसा नहीं है, देयर इज अ mix of both the secured and the unsecured, right? गवर्नमेंट तो हमेशा ये चाहेगी कि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे, That's true, yes. राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योर्ड फंडिंग ही रहती है, राइट। आप अनसिक्योर्ड भी जा सकते हैं। सी आप इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप वो जो पैसा है, जो आप पैसा ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योर्ड मनी ले रहे हैं या अनसिक्योर्ड अगर आप ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं, राइट। अगर आप वो बिजनेस में लगा रहे हैं, राइट, और आपके मार्जिन्स जो बिजनेस के हैं वो आपकी जो इंटरेस्ट जिस कॉस्ट पे आपने लिया है, ठीक है, वो उससे अगर ज्यादा है तो इट्स अ गुड थिंग बेसिकली, राइट। जैसे मान लीजिए आपने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया फॉर एग्जांपल 14% के रेट पे, बट आपकी जो बिजनेस का जो आपका रिटर्न है इट इज 20%, तो यू स्टिल मेकिंग मनी ऑफ द मार्जिन्स दैट यू हैव टेकन। आपने इंटरेस्ट रेट्स की भी बात करी, तो क्या अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड में भी कुछ इसमें डिफरेंशिएशन होता है? इंटरेस्ट रेट को लेके उसमें ज्यादा रहेगा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। सिक्योर्ड जो लोन होता है वो हमेशा लोअर साइड पे होता है एज कम्पेयर टू द अनसिक्योर्ड, बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर, राइट। बिकॉज अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, राइट, उसके अंदर कोई कोलैटरल नहीं है, तो यूजुअली जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो आपका जो रिस्क को अपने मिटिगेट करने के लिए दे टेक अ हायर इंटरेस्ट ऑन द अनसिक्योर्ड लोन्स as compared to the secured loans. Exactly. अभी हाल फिलहाल में RBI की एक रिपोर्ट आई थी और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है NPA को लेके। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? देखिए वही है, वो आप बैंक्स की जो बुक्स हैं, राइट, मैंने जैसे आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था आयुष, आज की डेट में ना बैंक्स आपके बिहेवियर को देखते हैं, राइट। तो आज की डेट के अंदर जो अगर आपकी रीपेमेंट अगर आपकी अच्छी है, राइट, तो बैंक्स आपको सिक्योर्ड की बजाय आपको अनसिक्योर्ड भी आपको काफी हद तक ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर आपकी रीपेमेंट अच्छी है, राइट, अगर आपकी ट्रैक हिस्ट्री बैंक से अच्छी है, तो बैंक्स आपको विदाउट कोलैटरल भी आपको लोन देते हैं एंड गुड हैंडसम मनी आपको देते हैं कहीं ना कहीं पे, राइट। सो NPA जो है, NPA इज ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द बोरोवर, राइट। लोगों को लगता है, देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा, पैसा लेना आसान है, उसको चुकाना बड़ा मुश्किल है, राइट। सो जो डेट है ना, डेट इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट। आप उस जो आपने पैसा लिया है ना, उसको आपको कैसे आपको रिटर्न करना है, दैट इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट। और जहां तक मुझे लगता है बहुत सारे बोरोवर्स, जहां तक मुझे लगता है मोर देन 90% ऑफ द बोरोवर्स जो है ना आज के अंदर, वो डेट मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। और जो एक बार जो डेट ट्रैप में फंसता है ना, तो उस ट्रैप से बाहर निकल नहीं पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, देखिए मैंने आपको मेरे ख्याल से पहले ही आपको बताया होगा, लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं,
आज की डेट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट प्लानिंग, राइट? अब मेरे पास में मान लीजिए मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ और मेरे डेट की जो फॉर एग्जांपल जो मेरी EMIs हैं वो 1.5 लाख रुपए की हैं, राइट? तो आप समझ लीजिए कि मींस आई एम इनटू कंप्लीट डेट ट्रैप। आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मैनेज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मैनेज दोज EMIs फॉर अ ईयर और 2 years, राइट? सो मैं एक चीज मानता हूँ, जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते थे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सो हमेशा ये देखिए, अगर आपकी आमदनी अठन्नी है ना, तो आप खर्चा कोशिश करिए उसको अठन्नी से कम रखें। आजकल इंडिया में EMI कल्चर बहुत ज्यादा आ गया। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि मुझे लहंगा खरीदना है तो मैं लोन ले लेती हूँ। ये जो EMI कल्चर है, अगर मैं आपसे, क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, कितनी EMI आपके हिसाब से होनी चाहिए अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो? कितना झेल पाएगा वो इंसान? देखिए, मैं आपको अगर साइकोलॉजिकली बताऊं, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि आपका जो डेट बर्डन है, जो आपका EMI बर्डन है, इट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ योर इनकम। ओके, राइट? जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अनसर्टेन टाइम्स लाइक वी आर इन राइट नाउ। अब आप देखिए, जो हमारे माँ बाप ने नौकरियां करी हैं वो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट जॉब्स करी हैं, सिक्योर जॉब्स करी। आज की डेट के अंदर अगर आप 1 करोड़ के पैकेज पे भी है ना, आप आज जा रहे हैं और कल आपको कब मेल आ जाए कि आपको कल से नहीं आना है, तो आप समझिए, राइट? तो और जो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ना आपको ये जो मैनेजमेंट है ना, देखिए मैं बहुत इस चीज को मानता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग हमें समझा के गए हैं ना, कहीं ना कहीं हमें उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो कोशिश करिए कि जो आपका जो EMI बर्डन है, इट शुड नॉट बी मोर देन 50%। दैट मीन्स 50,000 से ज्यादा की आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव योर, कहीं ना कहीं पे आपका जो, मेरा मानना है कि आपके पास में एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है आज के समय के अंदर। यू शुड हैव एटलीस्ट इमरजेंसी फंड ऑफ 6 months। इंडिया में जिस तरीके का कंज्यूमरिज्म कल्चर बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हम इंसान अब डिपेंड हो गए हैं, हर चीज़ के लिए लोन लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोन तो करोड़पति भी लेते हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे से फाइनेंशियली मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। ये जो मिडिल क्लास है, ये ट्रैप में क्यों फंस जा रही है? देखिए, मैंने आपको फिर वही बताया था, देयर इज अ रिच माइंडसेट, देयर इज अ पुअर माइंडसेट। जो रिच माइंडसेट होता है वो हमेशा एसेट्स को बनाता है लोन लेकर के, और जो पुअर माइंडसेट है, जो मिडिल क्लास माइंडसेट है, वो हमेशा लाइबिलिटीज को बनाता है लोन लेकर के, राइट? आप अगर देखेंगे कहीं ना कहीं पे जो रिच माइंडसेट है, जिनको हम लोग अमीर लोग बोलते हैं, जिनको हम लोग रिच पीपल बोलते हैं, वो आप देखिएगा वो कभी भी लाइफस्टाइल के लिए कभी लोन नहीं लेते हैं। That's very true, राइट? वो कभी लाइफस्टाइल के लिए लोन नहीं लेते हैं, वो हमेशा एसेट्स को बनाने के लिए लोन लेते हैं। और जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा लाइफस्टाइल के लिए लोन लेता है कि मुझे शादी करनी है, राइट? मुझे लहंगे के लिए लोन लेना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन के लिए लोन लेना है, राइट? और आप एक चीज समझिए कि जो रिच माइंडसेट है ना, वो हमेशा डेट को मैनेज करके चलता है, उसका डेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। आई कैन टेल यू देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि इस डेट मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। दे रोटेट देयर वर्किंग कैपिटल इन अ वे कि जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं पे जो मैनेजमेंट है, डेट मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छा होता है। डेट मैनेजमेंट आपको आपके MBA के अंदर पढ़ाया जाता है। That's true, yes. राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें ये चीजें बड़ी छोटी लगती हैं कि मीन्स हम देखते हैं ना कि एक आदमी लोन लेकर के अमीर हो रहा है, वो लोन लेके अमीर नहीं हो रहा है, वो डेट मैनेजमेंट से अमीर हो रहा है, राइट? लोन लेकर के कभी कोई अमीर नहीं हुआ है, उस मैनेजमेंट से अमीर हुआ है कहीं ना कहीं पे आकर। आप उस मैनेजमेंट को आप कैसे करते हैं, कैसे जल्द से जल्द समझ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल ये भी है कि जो रिच लोग हैं, मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, इन लोगों के पास जब इतना सारा पैसा है, ये क्यों लोन ले रहे हैं? इन्हें लोन लेने की जरूरत है ही नहीं, अपने बैंक अकाउंट में देखे जाके और इतना मिल जाएगा। ये लोग तो बल्कि लोन दे सकते हैं लोगों को। देखिए आयुष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैं बहुत बड़े सारे लोग इस चीज से आई डोंट नो डिसएग्री करेंगे या अग्री करेंगे, मुझे नहीं पता, राइट? जो रिच माइंडसेट है ना, या जो रिच लोग होते हैं, वो कभी अपनी कैपिटल यूज नहीं करते हैं। दे ऑलवेज डू देयर बिजनेस ऑन समवन एल्स मनी। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा था, राइट? पैसा हमेशा दूसरे के
जो बिजनेस है ना वो हमेशा दूसरे के पैसे से किया जाता है, अपने पैसे से कभी भी बिजनेस नहीं किया जाता। ओके राइट। अगर आप देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज आज के अंदर आईपीओज आते हैं, सब आते हैं, वो क्या है, वो ऐसे ही तो है, वो दे आर डूइंग पब्लिक मनी, दे आर टेकिंग पब्लिक मनी एंड गेटिंग लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, राइट। वो कहीं ना कहीं से तो पैसा तो वो लोगों से ही ले रहे हैं, एंड उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको उसी पैसे को लगा रहे हैं और उसी पैसे से लेवरेज आउट कर रहे हैं। एंड यू हैव सीन big companies in India taking that leverage part of it. इंडिया में इस देश के युवा चाहते हैं कि उनका अपना स्टार्टअप हो, लेकिन वो अगर पीछे हटते हैं तो वो इसी चीज के चक्कर में हटते हैं कि यार पैसा तो है ही नहीं अपने पास, कौन लगाएगा पैसा। तो या तो उनके पास वो रिच माइंडसेट नहीं है, वो उसी मिडिल क्लास माइंडसेट में घुस चुके हैं, या रीजन कुछ और है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आयुष, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉडकास्ट में बताया था ये, ठीक है, बिजनेस जो है ना वो पेशेंस है, राइट। अगर आप सोचेंगे कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और मैं पहले साल से ही आई शुड हैव अ प्रॉफिट ऑफ करोड़ रुपीस, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आइस ब्रेक भी नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ कंपनीज नॉट इवन एबल टू डू ब्रेक इवन फॉर इवन 5 years, but they have kept doing business and kept in the market, and after 5 years or 6 years they have started making profits, ठीक है, राइट। स्टार्टअप का मतलब देखिए, स्टार्टअप आज फिर मैं आपको भी बता रहा हूँ कि स्टार्टअप को हम ये समझते हैं कि स्टार्टअप क्या है, जैसे कहते हैं ना पुराने जमाने में धंधा शुरू किया है, तो वही तो चीज है, उसको एक अच्छा नाम दे दिया गया है स्टार्टअप के नाम से, राइट। आज की डेट के अंदर मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, राइट, किसी भी बिजनेस के अंदर फर्स्ट मंथ आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप अगर मान लीजिए आपने एक ऐसा बिजनेस भी अगर आपने शुरू किया है, अगर आप कमा रहे हैं तो उस पैसे को री इन्वेस्ट करना शुरू करिए, राइट। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस में अगर आपने पेशेंस रखा है, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे अगर आपने, मैंने आपको फर्स्ट पॉडकास्ट में ये भी बताया था कि आप अगर व्यवहार अच्छा रखते हैं अपना मार्केट के अंदर, राइट, तो आपको सक्सेस जरूर मिलता है। उस सक्सेस को अगर आपको पाना है ना, तो आपको ये कुछ चीजों को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं पे, स्टार्टअप को ये मत समझिए कि मैंने आज बिजनेस शुरू किया और मैं 6 महीने के अंदर आई विल बी प्रॉफिटेबल, राइट। बिजनेसेस को बनने में बहुत समय, सालों का समय लग जाता है, राइट। अगर आप देखें टाटाज हैं, ऑफ टाटा जैसे कंपनी है, कितनी पुरानी कंपनी है, जनरेशंस है कहीं ना कहीं पे आकर के, राइट। तो वो ऐसे ही टाटा नहीं बने हैं, विद ओवर द पेशेंस कहीं ना कहीं पे उन्होंने वो, उनकी मैनेजमेंट ने दिखाया, उनके जो फाउंडर्स थे उन्होंने वो चीज़ उन पे काम किया है कहीं ना कहीं पे। मिस्टर साहौर, आप रिच माइंडसेट की बात करते हैं, ये कहाँ से आता है रिच माइंडसेट? क्या पुरानी पुश्तों ने हमें सिखाया, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस हुआ, तब जाके आपको वो मिलेगा, या फिर मैं कुछ रियलिटी शोज देख लूंगा कि भाई इस पे बात कर लेते हैं, स्टार्टअप का शो है, इसको देख के मेरे में रिच माइंडसेट आ जाएगा? ठीक है, रिच माइंडसेट जो है ना, रिच माइंडसेट आपकी सोच से आता है, ठीक है। कहते हैं ना जैसी आपकी सोच होगी ना वैसी आपके कर्म होते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ अगर आपके सोच बड़ी है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म अगर आपके अच्छे हैं ना, तो डेफिनेटली आप रिच माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। रिच माइंडसेट क्या है? बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, राइट। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रिच माइंडसेट क्या है? रिच माइंडसेट क्या है? आपने बैंक से पैसा लिया, आपने उस पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट कमाया और बैंक को अपने पैसा वापस कर दिया, राइट। उससे आपने एसेट्स कमाए। देखिए हमेशा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे बहुत अच्छे अंकल हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है, अगर आपको लाइफ में आगे, अगर बिजनेस में आगे ग्रो करना है, लाइफ में आगे करना है, तो आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। व्यवहार का मतलब आपको अपना, जो लोगों के साथ आपका रीपेमेंट है, आपका जो पेमेंट टर्म्स हैं, वो अगर आपके सही हैं, तो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और बिजनेस में आगे बढ़ने का मतलब ही आपका रिच माइंडसेट है। टीवी पर एक रियलिटी शो आता है शार्क टैंक इंडिया नाम से। उसमें जितने भी लोग पिच करने आते हैं, 99% ऑफ द लोग वो हैं जिन्होंने लोन लिया है। उनका स्टार्टअप तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इंडिया में स्टार्टअप जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से नीचे भी आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है दोनों में?
सी प्रॉब्लम फिर मैंने आपको भी बताया है कि प्रॉब्लम है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड योर डेट मैनेजमेंट, राइट। अगर आप कह रहे हैं जो स्टार्टअप्स जिन्होंने ग्रो किया है कहीं ना कहीं पे आकर के, ठीक है, उन्होंने अपनी वो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसको कहीं ना कहीं पे अच्छे से मैनेज किया है, ठीक है, राइट। अपने जो मैंने आपको जैसे भी बताया कि आपको अपना प्रॉफिट है, री इन्वेस्टमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पे आकर के। अगर आप देखें जो फाउंडर्स हैं, आप जो बताते हैं जो स्टार्टअप्स फेल हुए हैं, उनका थॉट प्रोसेस यही था कि मेरे को अपना स्टार्टअप शुरू करना है और मुझे ये इससे इतनी जल्दी एग्जिट करना है, राइट। तो वो ही स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं पे आके फेल हुए हैं, जिन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डेट मैनेजमेंट को सही से नहीं फाइनलाइज किया, चूज किया। करेक्ट। जो सैलरीड लोग हैं उनको किस तरीके के लोन को स्किप करना चाहिए, यानी कि उन्हें लेना नहीं चाहिए? देखिए, मैं सैलरीड के लिए सबसे बुरा जो लोन मानता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं पे लाइफस्टाइल लोन्स है। लाइफस्टाइल लोन्स का मतलब है, मैं एक सैलरीड हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, और मैं जाते ही सबसे पहले एक आईफोन खरीद लेता हूँ जिसकी EMI है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये। उसके बाद में मैं एक पर्सनल लोन ले लेता हूँ फॉर वेकेशंस, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं एक लोन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर लोन ले लेता हूँ, मैं एक 55 इंच का LED ले लेता हूँ लोन के ऊपर, जिसकी EMI बन जाती है मान लीजिए 7,000 रुपये। अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैं अपनी EMI को 30,000 रुपये कर लूंगा, वो भी लाइफस्टाइल EMI को, तो आप खुद सोचिए कि मेरा क्या होगा। तो आप सैलरीड के लिए मुझे सबसे खराब जो लोन लगते हैं वो ये लगते हैं कि जो आपके लाइफस्टाइल लोन्स है वो सबसे ज़्यादा खराब है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने कोई लोन ले लिया है, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर लोन आपने ले लिया है, वो मेरे हिसाब से एक डेट ट्रैप है सैलरीड के लिए। ये जो और एक चीज़ और मैं आपको ऐड करूंगा, और बहुत सारे लोग आज की डेट के अंदर शॉर्ट टर्म सोचते हैं कहीं ना कहीं पे आकर के। I have seen lot of salaried people getting into debt trap because of getting, लोग उनको एक कहते हैं ना, एक उनको एक आप ये कह लीजिए कंसल्टेंट कह लीजिए, या इनको एक स्टॉक ब्रोकर्स कह लीजिए, उनके ट्रैप में आते हैं कि सर ये स्टॉक ले लेंगे तो आपका इतना बढ़ जाएगा, ये देगा। कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा मुझे जो समझ में आता है कि उसका थोड़ा सा ध्यान रखें जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। ये जो नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर के जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं जो फंस चुके हैं इस EMI ट्रैप में और हर दिन ब्लेम करते हैं कि काश मैं अपनी ज़िंदगी कब ख़त्म कर सकता हूँ, बहुत परेशान भी हैं, और कैसे निकलेंगे इस EMI ट्रैप से? क्या गलती कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी गलती मुझे समझ में आती है ना, ये लोग करते हैं, जो इनका वीकेंड कल्चर है ना, वो है वीकेंड कल्चर। और ये सच्चाई है। पर्सनल टाइम भी तो होना चाहिए ना, जैसे मतलब देखिए, मैं आपको पर्सनल टाइम के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए, फिर सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप अगर आपको लाइफ में अगर आपको सुकून चाहिए, ठीक है, तो आपको इन सारे ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर अ वीकेंड ट्रिप्स, स्पेंडिंग lakhs of rupees, राइट, एंड उसके बाद रिग्रेट करते हैं 6-8 महीने जब वो आपको EMI ट्रैप बन जाता है आपके लिए। आप समझिए ना, सी आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? मैं मानता हूँ आप अपने लिए कमाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अपना फ्यूचर भी तो आपको कहीं ना कहीं सिक्योर करना पड़ेगा। आप उस एक वीकेंड के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, वो एक ट्रैप ही तो है। ट्रैप क्या? ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि वेकेशन पे जाके हमें सुकून मिलेगा, वहां से आए उस पे हमने लोन ले रखा था, उसी के चक्कर में वो एक ट्रैप बन गया। आप मुझे हमें सुकून चाहिए, हमें प्रॉब्लम चाहिए। आप मुझे एक बहुत सिंपल चीज बताइए जी, 4 या 5 दिन का सुकून चाहिए या आपको अगले 1 साल का सुकून चाहिए? ऑफ कोर्स अगले 1 साल का सुकून चाहिए ना। तो आप वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से प्लान करिए ना। कौन कहता है आपको आप इंटरनेशनल वेकेशंस में जाइए? दैट्स वेरी ट्रू, राइट। हमारा देश बहुत खूबसूरत है। यू कैन हैव अ गुड वेकेशन एट इवन आई थिंक 1/3 द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द अब्रॉड। और कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आता है ना, वो जो वो वेकेशंस पता हम किसके लिए करते हैं? आपको मैं सही बताऊं, लोगों को दिखाने के लिए। वो भी मतलब हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी हम शौक के मुझे लिए। ये है कि मुझे सोशल मीडिया पे आना है, मुझे अब मैं आपको एक बड़ा अच्छे एग्जांपल देता हूँ। आई हैव सीन, मैं अपनी डॉटर का एग्जांपल देता हूँ। शी वाज आफ्टर माय लाइफ कि मुझे ना पापा इस बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। मैंने कहा आई विल नॉट गो फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। मैंने कहा मुझे मेरा देश बहुत अच्छा है, ठीक है, आई विल टेक यू टू सम वेरी गुड प्लेस इन इंडिया। एंड आई एम टेलिंग यू आयुष, हमारा जो देश है ना वो बहुत खूबसूरत है। बाली से ज्यादा अच्छे हमारे यहाँ पे बीचेस हैं, राइट।
और स्विट्जरलैंड से ज़्यादा अच्छे हमारे यहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो अभी तो अगर लोग, मैं वही आपसे बता रहा हूँ ना कि जो डेट ट्रैप है ना, वो डेट ट्रैप आपको खुद ही आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अजय सर, बात करते हैं लोन्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा मिथ जो आपने फेस करे। क्या क्या मिथ है लोन से रिलेटेड? सी, लोन से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि कैपेसिटी, राइट। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख रुपए की EMI पे कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि जो लोन है वो एक मैनेजमेंट है। डेट इज अ मैनेजमेंट। आप ये मत सोचे अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए की EMI भर सकते हैं। ठीक है। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 50,000 की ही EMI भर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है। 50 दैट टू मैक्सिमम हम बता रहे हैं। सी दैट इज व्हाट आपको मैं बता रहा हूँ। आपके अपने और भी तो एक्सपेंसेस है ना। अब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए की EMI नहीं भर सकता हूँ। हो सकता है मैं 1 महीना, 6 महीने, साल भर तक भर सकता हूँ। बट सी, लोन क्या है? लोन आपको सिर्फ 6 महीने के लिए ना मिलता है। अगर आप मान लीजिए अनसिक्योर्ड कोई लोन लेते हैं, वो मिनिमम आपका 3 years या 4 years तक का होता है। और अगर आप मान लीजिए सिक्योर्ड लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, वो आपको कम से कम तो 20 साल के लिए होता है। 20 साल, 224 महीने आप कैसे मैनेज करेंगे? मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 1 लाख रुपए की EMI कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है, अगर मैं जितना कमा रहा हूं उतने की मैं आपकी EMI भर सकता हूं, जो कि गलत है, जो कि थॉट प्रोसेस गलत है। अच्छा अजय सर, जो फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांसर है ना, उसको नहीं पता कि उसको पर्टिकुलर मंथ में कितनी अमाउंट आ रही है। ये लोग जब लोन लेते हैं, इनको किस तरीके से लोन लेना चाहिए? मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट देखें, क्या देखें, क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा इसके अंदर। जो सैलरीड है वो महीने के हिसाब से चलता है। ठीक है। जो बिजनेसमैन है वो साल के हिसाब से चलता है। आप अपने आप को ये देखिए कि आपने साल भर में कितनी कमाई करी है। जैसे मान लीजिए मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं महीने के अंदर एवरेज 2 लाख रुपए कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 2 लाख रुपए कमाता हूँ तो साल के अंदर मैंने कमाए 24 लाख रुपए। तो मुझे अपना जो मैनेजमेंट है, लोन मैनेजमेंट है या डेट मैनेजमेंट है, मुझे वो 24 लाख के हिसाब से करना चाहिए। सैलरी महीने के हिसाब से करेगा। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से मैं 50,000 की EMI भर सकता हूँ। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन हो सकता है 1 महीना अच्छा है, दूसरा महीना खराब जाता है, बट वो ये चेक करे कि मैंने पूरे 1 साल के अंदर कितनी कमाई करी, उसको वो डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपका एवरेज कितना निकलता है। तो यानी कि जो भी फ्रीलांसर्स हैं, जिनका भी बिजनेस है, वो पूरा साल के हिसाब से अपनी चीजों को कैलकुलेट करें। बिल्कुल है। हो सकता है जिस साल को आप, या एवरेज ईयर्स लें। देखिए, एवरेज इज बेसिक। देखिए, बेसिक कैलकुलेशन हमारी क्या लग जाता है। अब देखिए, मैं एक मानता हूं, आप 1 महीने में आपने 1 लाख रुपए कमाए एज अ फ्रीलांसर, दूसरे महीने में आपने वही जो है 1 लाख रुपए के आपने 3 लाख रुपए कमा लिए, तो आपने एवरेज आउट कितना किया? 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया एवरेज आउट का मतलब मेरा कहने का ये है कि सैलरीड की एक फिक्स्ड इनकम होती है, वो आनी ही आनी है। बिजनेस के अंदर आपका वेरिएशंस ऑफ मनी होता है। जैसे मान लीजिए 1 महीना आप हो सकता है आप ज्यादा कमाएं, अगले 2 महीने आपके लीन रहे। ठीक है। वो जो लीन को भी है, वो भी आप अगर उसके अंदर ऐड करते हैं तो दैट मेक्स वो आपको एक, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, यही एक मैनेजमेंट है उसके अंदर। कोई इंसान अगर नॉर्मल तरीके से लोन ले रहा है, और आजकल आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी थी स्मार्ट तरीके से लोन, है ना, स्मार्ट लोन अगर हम ले, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? सिर्फ आपने किस तरीके से मैनेजमेंट दिखाया है, किस तरीके से पैसों को आप मैनेज करोगे, ये स्ट्रेटेजी करनी स्मार्ट लोन के अंडर आती है। स्मार्ट लोन क्या है? स्मार्ट लोन है बेसिकली आप का मैनेजमेंट ही, राइट। स्मार्ट लोन क्या कहता है? स्मार्ट लोन कहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक लोन लिया, राइट, उस लोन को मैंने रीपे कैसे करना है उसको ही मैंने पहले उसको मैंने डिसाइड कर लिया। जैसे मान लीजिए मैं एक लोन लेता हूँ, एक होम लोन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का, राइट, तो मैं अपने फाइनेंसेस को उस तरीके से मैनेज करूंगा कि जो मेरा 1 करोड़ का एक लोन है, जिसकी एक EMI मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की जानी है, तो मैं उसको अगले 6 महीने के लिए मैं उसको सिक्योर करके चलूं। मेरे अकाउंट के अंदर वो 1 लाख रुपए की EMI देने की क्षमता होनी चाहिए अगले 6 महीने के अंदर, राइट। तो वो मैनेजमेंट मैं कैसे रखता हूँ, उस डेट मैनेजमेंट को मैं कैसे करता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक दो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हाउसवाइफ है, उसको अपना पार्लर खोलना है या उसको एक बेक स्टूडियो खोलना है। किस तरीके से वो स्ट्रेटेजाइज करें अपना, ताकि वो लोन जो ले रही है वो तरीके से एक स्मार्ट लोन कंसीडर किया जाए? देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपने देखा होगा आज के अंदर क्लाउड किचन्स बहुत ज्यादा है। क्लाउड किचन्स क्या है? वो वही हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने अपनी एक हॉबी को
राइट, प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, राइट, वो मैं मानता हूँ दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कोई एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, पहले आपको उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से है, राइट। अब आप ये देखिए कहीं ना कहीं भी जब ये क्लाउड किचन्स, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने अपने इस प्रोफेशन को, राइट, आज के डेट के अंदर ऐसा ले गई है कि दैट देयर क्लाउड किचन्स आर रेटेड अमंग्स द टॉप रेटेड इन Zomato एंड Swiggy's आल्सो, राइट। उनकी जो रिपीटेड कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने एक क्लाउड किचन शुरू किया एंड यू स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम ऑफ इट, तो देन यू कैन स्टार्ट योर ओन रेस्टोरेंट, राइट। सिमिलरली जैसे आपने बताया कोई एक लेडी है, उनको मेकअप का, पार्लर का शौक है, शी कैन स्टार्ट फ्रॉम हर ओन, अपने घर से शुरू कर सकती हैं। जब वो एक स्टेज पे आ जाए, व्हेन शी वांट्स टू एक्सपैंड, शी कैन ओपन हर पार्लर। वहाँ पे कहीं ना कहीं पे बैंक्स आपको स्टार्टअप फंडिंग भी आपको हेल्प करते हैं। वो स्टार्टअप फंडिंग आप कैसे ले सकते हैं, जैसे मुद्रा लोन्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर मुद्रा लोन्स के अंदर आपको बैंक आज के डेट के अंदर अप टू 20 लाख भी आपको फंड कर रहे हैं। आपने मुद्रा लोन के बारे में जो बात करी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं इस वाली चीज़ को लेके कि हमें मिलता ही नहीं है। हमने कोशिश करी, हमने बात करी, हमने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिया, लेकिन मुद्रा लोन हमें मिलता ही नहीं है। क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं हमारे लोन्स? क्या लगता है आपको रीज़न? देखिए मैं आपको फिर वो बताऊँ, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आप जिनके थ्रू आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, राइट। मैं आपको अभी बताऊं आयुष, हमारे सिस्टम के अंदर ना अभी भी कहीं ना कहीं पे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं रही है अभी तक भी, राइट। तो मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप कोई भी लोन अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक के अंदर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, आपका राइट है, आप उस बैंक से पूछ सकते हैं कि आपका लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है, राइट। अगर आप मान लीजिए कोई लोन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है, आज की डेट के अंदर RBI हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल दी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि आपको कस्टमर को रिजेक्शन रीजन बताना पड़ेगा कि उनका लोन किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई लोन अप्लाई करते हैं तो आप बैंक को अप्रोच करिए, उनसे पूछिए कि उनका लोन का रिजेक्शन रीजन क्या है। आपने ये तो बताया कि लोन लेने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बस लोन ले लिया, क्या उसके पास फिर भी एक ऑप्शन बचता है कि वो उस लोन को स्ट्रेटेजाइज करके स्मार्ट तरीके से आगे बढ़े? बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट के अंदर समथिंग कॉल्ड डेट कंसोलिडेशन नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है, राइट। डेट कंसोलिडेशन क्या होता है? डेट कंसोलिडेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपके मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, राइट। आप वो जो मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, कैसे आप उस मल्टीपल लोन्स को 1 या 2 लोन्स के अंदर आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, EMI जो है ना, वो भी एक मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं, राइट। हमेशा आप ये देखिएगा कि हमें हमेशा वो वाली EMI जल्दी से जल्द खत्म करनी चाहिए जिसका जो बड़ी अमाउंट की होती है, राइट। जैसे मान लीजिए मेरे 5 लोन चल रहे हैं, 5 लोन में से एक मेरी EMI है मान लीजिए 5,000 की, एक EMI है मेरी 8,000 की, एक है 10,000 की, एक है मेरी 30,000 रुपए की, राइट। तो मुझे वो देखना है कि मुझे वो जो लोन जो कि बड़ी EMI वाला लोन है, उसको मैं कैसे जल्द से जल्द खत्म कर सकता हूँ। क्योंकि जितना बड़ा लोन होगा उतना ही आप इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे, छोटे लोन में आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होगा, राइट। तो कोशिश ये करें जो आपका बड़ा, जिसकी EMI ज्यादा बड़ी है, उसको जल्दी आप रीपे करने की कोशिश करें। जब भी कोई लोन लेता है तो मेजरली पेरेंट्स कहते हैं या फिर रिलेटिव्स कहते हैं कि इसका एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन है, लोन लेना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कैसे समझाना चाहिए कि लोन अगर हमने लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है? देखिए, पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स का जो टाइम था ना, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्रेडिट एक्सपोज नहीं थे उस समय के अंदर। मेरे को अब तक भी, आई स्टिल रिमेम्बर माय फादर्स टाइम, उन्होंने हर चीज कैश पे ली है। ऑनेस्टली उन्होंने हर चीज कैश पे ली है। उन्होंने अपने स्कूटर कैश पे लिया, गाड़ी कैश पे ली, घर कैश, अपना उस तरीके से मैनेजमेंट किया। आज की डेट के अंदर मैं बात करूं, कैश पे आप ले ही नहीं सकते कोई चीज। यू कैन नॉट इवन बाय अ सिंगल थिंग ऑन कैश। उसके लिए आपको लोन चाहिए होगा, बट वो लोन आप मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वी हैव टू, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो हमारे पेरेंट्स का समय था वो अलग है, हमारा समय अलग है, और हमारे बच्चों का आने वाला समय हो सकता है कुछ अलग हो, राइट। तो मेरा ये मानना है, जो हमारे पेरेंट्स का समय था वो ये था कि आप
वो था आपका सेविंग का समय। लोग उस टाइम में पैसा बचाते थे। मान लीजिए अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मैं उस टाइम में 80 रुपए बचाता था, ठीक है, 20 रुपए खर्च करता था। आज के समय के अंदर ये समय आ गया, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 50 रुपए खर्च करता हूं, 30 रुपए मुझे खर्च करने चाहिए और 20 रुपए मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए जी। राइट। तो वो चीज है। अगर मैंने 5 लाख का लोन लिया और मुझे 5 लाख का लोन मिल भी गया, ये तो हमें पता है कि डायरेक्टली हम किस किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं उस लोन से, लेकिन अगर इनडायरेक्टली मुझे आपसे जानना हो, क्या क्या अब नए तरीके आ गए हैं कि अगर मुझे 5 लाख मिल गए तो मैं इसको यहाँ यूटिलाइज करके वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ? देखिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए आप एक लोन है, आपने फॉर एग्जांपल एक लोन लिया मान लीजिए 12% के रेट के ऊपर, ठीक है, आपने उसको इन्वेस्ट करा है कहीं मान लीजिए कुछ एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको 20% का रिटर्न दे रहा है, यू स्टिल बीन मेकिंग मनी ऑफ 8% ऑफ रिटर्न उस पैसे से। तो आपको हमेशा ये प्लान करना है कि जो आप पैसा उधार पे ले रहे हैं और उसको जहां लगा रहे हैं उसका जो मार्जिन है, ठीक है, उसमें आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे रियल एस्टेट के अंदर है, मैं आपको बात करूंगा, आज के अंदर लोग क्या है कि वो आज के में वहां पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे रिटर्न्स ज्यादा मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी प्लान करता हूं जिसकी वैल्यू आज के अंदर 50 लाख रुपए है, राइट, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है ये 80 लाख की हो सकती है से इन 2 साल डाउन द लाइन। ठीक है, उन 2 साल के अंदर मेरे को ये मैनेजमेंट देखना है, जो मैंने 50 लाख रुपए जो मैंने पैसा लिया है बैंक से, ठीक है, उसका जो रिटर्न है वो मेरे प्रॉपर्टी रिटर्न से ज्यादा हो। जो प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है, ठीक है, वो उस लोन के रिटर्न से ज्यादा हो। ठीक है, गोल्ड की आपने बात करी, रियल एस्टेट की बात करी, एग्री, लेकिन आजकल ऐसी क्या क्या नई चीजें हैं, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स की बात करी, क्या कुछ और तरीके भी हैं वेल्थ क्रिएट करने के उस लोन से? देखिए वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सी मैं आपको फिर वही बताऊंगा कि मैं इस पॉडकास्ट पे आपको ये नहीं बोलूंगा कि मींस आप किसी को ब्लाइंडली फेथ करें, राइट। आप अपना रिसर्च जरूर करें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, राइट। देखिए एंड ऑफ द डे पैसा आप लगा रहे हैं, राइट। यू शुड हायर अ गुड कंसल्टेंट, गुड एडवाइजर जो आपको हेल्प कर सके कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे अच्छी से हो सकती है, राइट। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आयुष आप मेरे पास आइए, मैं आपके 1 लाख को मैं 10 लाख बना दूंगा। देखिए वो चीज पॉसिबल नहीं है, इतने अनप्रैक्टिकल है। आज के अंदर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, राइट। देखिए कहीं ना कहीं पे आपको अपना एक्यूमेन यूज करना पड़ेगा, आपको अपना जैसे कहते हैं ना एक्यूमेन यूज करके आपको वो उसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी किसी भी चीज को करना। आज की डेट में आप ये देखिए ना, कोई भी आदमी एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाता है, राइट, उसके पीछे वो ड्यू डिलिजेंस जरूर करता है, देखता है कि यार इसका बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, या इसके पीछे जो सेलर है जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है क्या उसका क्या बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं पे आकर के। तो देखिए पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ड्यू डिलिजेंस को भी आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, बट आप एक अच्छे एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। बट ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसे जो कि आपको बोले कि मैं 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए बना दूंगा। एग्जैक्टली, हाँ, ये तो ऐसा रिटर्न, हाँ, ऐसा रिटर्न मैंने कहीं नहीं देखा है। वो अच्छे फॉर्च्यून वाले लोग ही होते हैं जिनको ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं, और वो भी बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ऐसा ही नहीं होता कि वो 10x कर देंगे, 50x कर देंगे। देखिए आयुष, पैसा भी ना मल्टीप्लायर है, बट ऐसा भी मल्टीप्लायर नहीं कि आप उसको 100x कर लेंगे या 10x कर लेंगे एकदम से, वो चीज है। अभी आजकल का सिनेरियो ये है कि ग्लोबल वॉर है, कभी कुछ सिचुएशन हो जाती है, कभी कुछ सिचुएशन हो जाती है। इस टाइम पे इंसान लोन लेते हुए परेशान हो जाता है। हमने कोविड टाइम में भी देखा लोग कितने परेशान रहे कि यार काश हम लोन ना लेते। आई बिलीव कि फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम ना आए कि हम वो चीज दोबारा से देखनी पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी आ जाती है। उस सिचुएशन में कैसे बचें, और उस सिचुएशन में बचने के लिए लोन को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करें? देखिए मैं आपको, अब आपने कोविड का एग्जांपल दिया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोविड के समय जिन लोगों ने, कोविड के समय कौन, आपको पता है कौन फंसे हैं लोग जिन्होंने अपने आप को ओवर लेवरेज आउट किया था। देखिए फिर मैं उसी बात पे आ जाऊंगा, डेट एक मैनेजमेंट है। कोविड के समय ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट करी है। तो फिर हम वो इसी बात पे आ जाएंगे कि हमारा जो मैनेजमेंट है, डेट इज अ मैनेजमेंट, हमें वो देख के चलना है। कोविड हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो,
कुछ भी हो, ठीक है, वो मुझे एक चीज समझ में आती है कि आपको अपने आप को ओवर लेवरेज आउट नहीं करना है कहीं ना कहीं पे आकर के। क्या क्या साइन होते हैं ओवर लेवरेजिंग की जो आपने बात करी, क्या क्या वार्निंग साइन है आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ये ज्यादा हो रहा है? देखिए, ओवर लेवरेजिंग का सबसे बड़ा साइन पता है क्या है? मेरी आमदनी, जैसे मान लीजिए मैं महीने का कमाता हूँ 1 लाख रुपए, और मैंने अपने को लेवरेज आउट करके ये रखा हुआ है कि मैं महीने की 80,000 की EMI भर रहा हूँ, 90,000 की EMI भर रहा हूँ, या इवन 1 लाख रुपए की EMI भर रहा हूँ। दैट इज ओवर लेवरेजिंग। ठीक है, ओवर लेवरेज आप मत करिए अपने आप को। आप ऐसा करिए कि जो आपका जो कैश फ्लो है ना, ठीक है, उसका आपको मैनेजमेंट आपके पास सही होना चाहिए। ठीक है, वैसे मान लीजिए महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि ये सारे खर्चे के बाद भी ना मेरे पास में कुशनिंग बचे अगले 6 महीने को वो करने के। देखिए, कोविड का टाइम भी क्या था, वो जो 3 महीने या 6 महीने थे वही आपके स्ट्रेसफुल थे। ठीक है, उसके बाद तो आपके लॉकडाउन ओपन हुए हैं, लोगों के बिजनेस भी चालू हो गए थे। जिन लोगों ने अपनी वो कैश फ्लो मैनेजमेंट सही रखा था, राइट, तो वो तो कहीं ना कहीं पे सेल आउट हो गए ना, उन्होंने तो अपने आप को आगे मूव ऑन कर लिया। जिन लोगों ने अपने आप को ऐसा डेट ट्रैप में रखा हुआ था कहीं ना कहीं पे, वही कहीं ना कहीं पे आकर के उस डेट ट्रैप में फंसे हैं। ठीक है, जो भी लोग फर्स्ट बोरोवर्स हैं, जो पहली बार लोन लेते हैं, उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन ट्रैप में वो फंस जा रहा है? देखिए, जो भी फर्स्ट टाइम बोरोवर है, ठीक है, मेरा उनको हमेशा यही कहना होगा कि आप लोन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उस लोन को जरूरत के हिसाब से लें, राइट। अपने आप को ओवर लेवरेज आउट ना करें कहीं ना कहीं पे, राइट। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक रियल एस्टेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई कैन गिव यू रिलेटिव एग्जांपल टू दिस। जैसे मान लीजिए मेरा एक बजट है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने का, मैं उसको कभी ऐसा स्ट्रेस आउट ना करूं कि मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की जगह मैं 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए चला गया और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए चला गया। जब आप अपने आप को स्ट्रेस करते हैं, राइट, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की बजाय अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, राइट, और अपने आप के फाइनेंसेस को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे आप फंसेंगे ही फंसेंगे। मेरा मानना है अगर आपका 1 करोड़ का बजट है, उसको मैक्सिमम स्ट्रेस करिए 1.25 करोड़ के आसपास, तो आप कहीं ना कहीं पे आप एक कंफर्ट पोजीशन पे रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बोरोवर तो मैं हमेशा ये कहूंगा, कोई भी अगर आप लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं 10 लाख की, अपने आप को ऐसा स्ट्रेस मत करिए कि आप वो 10 लाख की गाड़ी खरीदने के बजाय आप 15 लाख की या 20 लाख की गाड़ी खरीदने चले जाए, क्योंकि आपका EMI बर्डन बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। सो योर EMI बर्डन शुड नॉट इम्पैक्ट योर कैश फ्लोस। अच्छा, जो लोग लोन लेते हैं और जो लोग लोन नहीं लेते, क्या उन लोगों की दोनों की मेंटल हेल्थ में आपने चेंजेस देखे हैं कि वो इंसान बड़ा सुकून से रहता है कि मैंने तो कोई पैसा नहीं ले रखा, लोन नहीं ले रखा, और अगर किसी ने लोन ले रखा है तो वो बड़ा परेशान है, डिप्रेसिंग है? देखिए, लोन, फिर मैं आपको बताऊंगा, लोन लेना बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप लोन को कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्ट्रेस ना लोन लेने वालों को भी होता है। एग्जैक्टली, मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपनी जिंदगी में, बिजनेस में। बिल्कुल, राइट। तो अगर आपने कोई लोन लिया है, वो आपको मल्टीप्लायर दे रहा है, आपकी वेल्थ को बढ़ा रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। देखिए, वो सोच है। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि लोन लेना बुरी बात है। लोन लेना बुरी बात तब है जब आप उस पैसे को गलत जगह पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस पैसे को सही जगह यूज कर रहे हैं तो क्या गलत बात है उसको यूज करना, पैसे को लेना। क्या हमारी अगर EMI कम है तो क्या वो हमेशा ही एक गुड लोन में कंसीडर किया जाएगा? क्या हमने रिस्क नहीं लिया, ये भी तो कह सकते हैं। देखिए, कंफर्टेबल EMI जैसे मैंने आपको बताई है कि जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, उसका आप कोशिश ये करें कि 50% के आसपास अपने EMI को रखें, राइट। तो आप अगर मान लीजिए अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अपने एसेट्स को बढ़ाइए, अपने लोन्स को और आप ले सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अभी मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, हो सकता है 1 साल के बाद में मेरी जो इनकम है वो 1 लाख से 2 लाख रुपए हो जाए, तो मैं उसके जो 2 लाख रुपए मेरी इनकम 1 लाख रुपए बढ़ी है जी, तो उस 1 लाख रुपए जो मेरी इनकम बढ़ी है उसके रिलेटिवली मैं उसके साथ में एसेट्स लेवरेज आउट करूँ उसके साथ। ठीक है, ये है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की भी बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो चलते हैं, उसके अलावा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी चलता है। आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा इंटरेस्ट रेट सही रहता है? देखिए, जो यूजुअली जो आपके सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, राइट, वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, एंड जितने भी आपके अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, या मान लीजिए अगर आप कोई एक
गाड़ी का लोन ले रहे हैं वो फिक्स्ड रेट पे होते हैं। ठीक है। वो फ्लोटिंग रेट पे इसलिए होते हैं सिक्योर लोन बिकॉज उनका जो टेन्योर होता है दैट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके। राइट। सो आज के समय के अंदर जो मेरा मानना है, अगर आप कोई सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं जी, राइट, वो आपको सारे बैंक्स मेजरली आपको फ्लोटिंग रेट पे ही आपको ऑफर करते हैं बिकॉज वो रेपो रेट से कहीं ना कहीं पे लिंक्ड होते हैं। रेपो रेट से लिंक राइट। सो अगर आपकी रेपो रेट कम होती है तो आपका रेट कम होता है, रेपो रेट बढ़ती है तो आपका रेट बढ़ता है। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को रिवर्स रेपो रेट ये सारी चीजों के बारे में कंफर्मेशन होगा, नहीं भी है तो हम कोशिश करेंगे कि हर बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपने गेस्ट से जानते रहें। कई बार आपने जो फ्लोटिंग रेट की बात करी, लोग कहते हैं कि फ्लोटिंग रेट में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, नहीं करना चाहिए, है ना, आज की कंडीशन कुछ हो रहा है, कल को शायद बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, गलत नहीं हो जाएगा फ्लोटिंग रेट? देखिए ऐसा कुछ नहीं है आयुष, ये मैंने फिर आपको बताया ना कि हमारी सोच है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि आरबीआई ने रेट्स कम ही करे हैं, रेट्स बढ़ाए कम है, कम ही रखे हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है। और नॉर्मल इन्फ्लेशन यूजुअली देखिए जो रेट बढ़ते हैं ना वो इन्फ्लेशन को देख के बढ़ते हैं। एंड करंटली वी आर इन अ पोजीशन की जहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है इज नॉट दैट इन्फ्लेशन ड्रिवन इकोनॉमी राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं पे रेट्स अभी हमारे स्टेबल हैं फॉर स्पेशली फॉर दी होम लोन बायर्स। आपको नहीं लगता कि जब हम लोग लोन लेते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक डबल ही हमें पे करना पड़ता है लास्ट में? लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि जब हमें इतना भरना है तो लोन नहीं लेते? देखिए आयुष, फिर मैं आपको फिर आऊंगा कि लोन इज अ मैनेजमेंट। ठीक है, हम डबल कब भरते हैं? ठीक है। जब हम अपने लोन को पूरे टेन्योर के चलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक होम लोन लिया 1 करोड़ के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए, राइट। अगर मैं पूरी 20 साल ईएमआई चलाऊंगा तो मुझे वो डबल भरना पड़ेगा, राइट। आप अपने लोन को ऐसे मैनेज करिए, जैसे मान लीजिए मेरे जो कस्टमर हैं स्पेशली, मैं उनको ये हमेशा एडवाइस करता हूँ, अगर आप कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें आप पार्ट पेमेंट जरूर करें। ठीक है। पार्ट पेमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लोन लिया, ठीक है, मेरी 12 ईएमआई है, तो मैं कोशिश ये करूं कि मैं हर साल 2 एडिशनल ईएमआई जरूर भरूं, राइट। तो उससे होता है क्या है, जो आप एडिशनल ईएमआई भरते हैं, जो आप एडिशनल पार्ट पेमेंट करते हैं, वो डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल में जाके हिट करती है। और जब आपका प्रिंसिपल कम होता है तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है। सी देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट वही डिस्कशन आ जाता है कि राइट। आपको एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा एडवाइजर हायर करना पड़ेगा जो आपको, जिसे कहते हैं ना क्रेडिट मैनेजमेंट से आप कैसे पैसा बचा सकते हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अजय सर, ये जो आजकल नो कॉस्ट ईएमआई का कल्चर चला है, इसका कुछ हिडन गेम है पीछे जो हमें नहीं दिख पा रहा? आयुष, बहुत बड़ा ट्रैप है। देखिए, कोई भी चीज नो कॉस्ट नहीं होती है एक्सेप्ट जो माँ बाप का प्यार है ना, That's so true. एवरीथिंग इज चार्जेबल। ठीक है, जो माँ बाप का प्यार होता है ना, उसके अलावा एवरीथिंग इज चार्जेबल बिकॉज नो कॉस्ट पे कोई भी बैंक आपको नहीं देता है, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रैप में फंसाने का तरीका है कि ये चीज आपको हम कैशबैक दे रहे हैं और आपको ये नो कॉस्ट है। वो कहीं ना कहीं पे जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, राइट, जो सेलर है वो अपने मार्जिन्स को बैंक के साथ एडजस्ट करता है, बेसिकली ये है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड नो कॉस्ट, इट्स ओनली एंड ओनली टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट जहां आप उसको, जैसे कहते हैं ना, पुश सेल्स वो करते हैं आपके साथ में। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड नो कॉस्ट। आप उससे बी अवेयर रहिए। मैं एक चीज मानता हूँ, अगर आपकी आमदनी आपको अलाउ करती है उसको लेने का, तभी उस चीज को खरीदना चाहिए, अदरवाइज नहीं खरीदना चाहिए। बाकी अगर मैं डेवलप्ड नेशंस की बात करूं, वहां पे कंपैरिजन बहुत चलता है जब हम लोग लोन लेते हैं कि इस बैंक का क्या रेट है, इस बैंक का क्या रेट है। इंडिया में हमने एक बैंक पकड़ा कि भाई सरकारी हो जाए बढ़िया होगा, और 1-2 क्राइटेरिया उनका और होता है, उसके बाद खत्म, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। देखिए, यही तो मैं कहता हूँ, दिस इज अ स्मार्ट बायर। यहीं पे स्मार्ट बायर की प्रूडेंस आती है। ट्रू। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, लोगों को लगता है कि हर बैंक का रेट एक है, ऐसा नहीं है। वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, आपके सिबिल पे डिपेंड करता है। जहाँ पे मेरे को ये समझ में आता है कि आपको एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जो आपको हेल्प कर सके आपके लोन की सर्विस के अंदर, बेसिकली, राइट। जो आपकी प्रोफाइल को समझ सके कि आपका प्रोफाइल कौन से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बेस्ट सूटेबल है। ठीक है। अजय सर, आपसे अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो आप किस किस तरीके के लोन्स प्रोवाइड कराते हैं? देखिए आयुष, आई एम बेसिकली इनटू मॉर्गेज लेंडिंग। मेरा मॉर्गेज लेंडिंग का काम है, एंड स्ट्रक्चर्ड वर्किंग कैपिटल में मैं डील करता हूँ। मैं कंसल्टेंट, राइट, एंड बेसिकली आई एम इनटू होम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल,
एंड ऑल्सो इनटू द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज पिंगल कैपिटल के थ्रू मिल जाती है। एब्सोल्युटली। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ यही एक कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, ठीक है, उस लोन को लेने से पहले आप ये जरूर देखिए कि आप उस लोन को रीपे कैसे कर सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोन लेना आसान है, उसका रीपेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी भी लोन को लेने से पहले आप ये जरूर देखिए कि आप उसको रीपेमेंट कैसे करेंगे। दैट्स इट। एग्जैक्टली। अजय सर, मैंने फर्स्ट शूट में आपसे लास्ट में एक सवाल किया था, बट आफ्टर दिस ट्रेजेडी मैं सवाल आपसे दोबारा करूंगा। हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का मलाल रहता है। अजय साहूर को किस चीज का मलाल है? देखिए आयुष, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। एंड देखिए, मलाल तो हमेशा जिंदगी में ना कुछ चीज़ों का ये रहता है कि जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आई रिसेंटली लॉस्ट माई फादर, राइट? और वो सिर्फ यही रहा कि जिसे कहते हैं ना, फादर और सन का ना जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है बहुत रहता वो। मैं ना शायद उनको आई लव यू नहीं बोल पाया कभी लाइफ में, बस यही रिग्रेट रहा है कहीं ना कहीं। दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। यस, ऐसा नहीं है कि अगर आपने आई लव यू नहीं कहा तो आपने उसको शो नहीं किया। इट्स जस्ट लाइक कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आए होंगे जब आपके फादर को पता होगा कि हाँ, ये इसने आई लव यू कहा है। देखिए आयुष, मैं वही मानता हूँ, आदमी को ना एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो फादर्स है ना, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। मैं ये मानूंगा यार, आप ना एज अ फादर एक्सप्रेसिव जरूर हो जाओ अपने बच्चों के साथ में। मेरी वाइफ ही मुझे बोलती है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। ये नेचर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, फादर्स ना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, फादर्स एज अ फादर ये बोलूंगा कि अपने बच्चों के साथ एक्सप्रेसिव होना शुरू करें, राइट? वो एक डिस्टेंस जो है ना, उसको कहीं ना कहीं कम करना शुरू करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फादर और बच्चों का जो बॉन्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग मदर पे बात करते हैं, फादर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मदर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फादर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. Thank you so much for coming to our studio. Thank you Ayush, and thank you for calling. It's always pleasure meeting you. Same to you, Thank sir. you. And I believe अजय सर के मैसेज पर भी आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन उसके अलावा आज हमने बात बहुत सारे टॉपिक्स पर की। लोन कितने तरीके के होते हैं, लोन क्यों लेना चाहिए, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, बिजनेसमैन हैं या फ्रीलांसर्स हैं, उनको किस तरीके के लोन्स लेने चाहिए। आई बिलीव आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।